प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के द्वारा कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल पर ईरान का मिसाइल हमला विफल और प्रभावी प्रतीत होता है। ईरान ने मंगलवार रात को इसराइल को निशाना बनाकर करीब 200 मिसाइलें दागी थी। इसराइल की सेना ने कहा है कि हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय आवास में बाइडन ने कहा, मेरे निर्देश में अमेरिका की सेना ने इसराइल की रक्षा में सक्रिय रूप से सहयोग किया। हम अभी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं, लेकिन प्राप्त सूचना के आधार पर हमला विफल और निष्प्रभावी प्रतीत होता है और इसराइल की सैन्य क्षमता और इस तरह के हमलों को रोकने के संबंध में अमेरिका एवं इसराइल के बीच गहन योजना का भी प्रमाण है। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका इसराइल का पूर्ण समर्थन करता है। मैंने सुबह और दोपहर में कुछ समय सिचुएशन रूम में बिताया, अपनी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक की। जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इजरायली अधिकारियों और समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडन ने अमेरिकी सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इसराइल की रक्षा में सहायता करने और देश को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन में प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट्रिक एस राइडर ने कहा है कि अधिकांश मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंची और उनसे न्यूनतम क्षति पहुंची। इस हमले की निंदा करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, मैंने इस हमले की स्पष्ट तौर पर निंदा करती हूँ। मेरा स्पष्ट मानना है कि ईरान पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा करने वाली खतरनाक ताकत है और आज इसराइल पर हुआ हमला इस तथ्य को और भी पुख्ता करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी पिछले 5 महीने में यह इसराइल पर सीधे तौर पर किया गया ईरान का दूसरा हमला है। उन्हें कहा, बिल्कुल अस्वीकार है, पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने संवाददाताओं को बताया कि अमेरिकी सेना इस हमले से इसराइल की रक्षा करने के लिए इसराइल डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। राइडर ने बताया कि हमले से पहले इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अपने इजरायली समकक्ष योव गैलेंट से बात की। उन्होंने कहा कि ऑस्टिन ने इसराइल की रक्षा के लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया और इस बात पर बल दिया कि ईरान तथा ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों से खतरों के मद्देनज़र अमेरिका पश्चिम एशिया के क्षेत्र में अमेरिकी सेना तथा इसराइल की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के लिए बाइडन प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने एक बयान में कहा कि दुनिया जल रही है, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, हमारे पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई भी देश को चलाने वाला नहीं है। हमारे पास जो बाइडन के रूप में बगैर वजूद वाला राष्ट्रपति है और कमला हैरिस के रूप में एक बेखबर उपराष्ट्रपति है जो सैन फ्रांसिस्को में धन जुटाने में बेहद व्यस्त हैं। कोई भी प्रभारी नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन अधिक भ्रमित है, बाइडन या कमला। दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये हम गाज़ा के बारे में बात करें। दक्षिणी गाज़ा में इसराइल की ओर से रात भर किए गए हमलों में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। फिलिस्तीन के चिकित्सा अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था, जिसके बाद करीब 1 वर्ष से इसराइल गाज़ा में हमले कर रहा है। खान यूनिस के यूरोपियन हॉस्पिटल ने कहा कि इसराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों में और ज़मीनी अभियानों में बड़ी संख्या में शव लाए गए हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मरने वालों में 7 महिलाएं और 22 माह की उम्र के 12 बच्चे शामिल हैं। मंगलवार देर रात मध्य गाज़ा में अलग अलग हमलों में 2 बच्चों सहित 19 अन्य लोग मारे गए। इजरायली सेना ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूरोपियन हॉस्पिटल में नर्सिंग विभाग के प्रमुख डॉक्टर साले अलहमस ने कहा कि दर्जनों शवों और घायलों को सुबह 3 बजे उनके अस्पताल और नासिर अस्पताल लाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इस बीच हमास के समर्थन में हमला करने के बदले में इसराइल ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी अभियान शुरू किया है। इस संघर्ष के बीच इसराइल और ईरान के मध्य भी हमले हो रहे हैं। ईरान ने मंगलवार देर रात इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। एक अलग घटनाक्रम में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने लेबनान के सीमावर्ती शहर ओदे शाह में इसराइली सैनिकों के साथ संघर्ष किया है, जिससे उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस घटना पर इसराइली सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की। आइए अब बात करें हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की। रूस और चीन के युद्धपोतों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त गश्त शुरू कर दी है। ये गश्त संयुक्त सैन्य अभ्यास खत्म होने के बाद शुरू की गई। इस गश्त में रूस के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका का पश्चिमी किनारा और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक का इलाका शामिल है। रूस और चीन के इस ऐलान से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की टेंशन बढ़ गई है। रूस और चीन के संयुक्त गश्त से सबसे अधिक टेंशन जापान, ताइवान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया को होने वाली है। इस इलाके में भारतीय नौसेना भी अपने युद्धपोतों को भेजती रहती है। रूस के प्रशांत बेड़े ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि रूसी और चीनी नौसेनाओं के युद्धपोतों ने बेयूबी
इंट्रैक्शन 2024 अभ्यास में भाग लेने के बाद ओखोटस्क सागर में आपूर्ति की भरपाई की एक सामरिक समूह बनाया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में गश्ती मिशन शुरू किया, जहां समूह ने बुसोल जलडमरू मध्य को पार किया और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रवेश किया। रूसी नौसेना ने कहा कि संयुक्त गश्त के दौरान चालक दल पनडुब्बी रोधी रक्षा और समुद्री बचाव सहित ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास करेंगे। रूसी टैक्टिकल ग्रुप में बड़े युद्धपोत शामिल हैं। इस गश्त में एक चीनी विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक इंटीग्रेटेड सप्लाई शिप भी भाग ले रहे हैं। रूस के प्रशांत बेड़े और चीनी नौसेना के जहाज़ों की एक संयुक्त टुकड़ी 21 सितंबर को बेयूबी इंट्रैक्शन 2024 नौसैनिक अभ्यास के लिए व्लादिवोस्तोक में से रवाना हुई थी। रूसी और चीनी नौसेना का साथ आना भारत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। भारतीय नौसेना के 60% से ज़्यादा उपकरण रूसी मूल के हैं। ऐसे में इस तरह के संयुक्त अभ्यास और गश्त से चीनी नौसेना को रूसी हथियारों, उत्पोतों और दूसरे उपकरणों की बारीकियां और क्षमता का अंदाजा लग सकता है। इससे वह बाद में भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकता है। भारतीय नौसेना के लिए चीन का सरप्राइज फैक्टर भी खत्म हो सकता है। आइए हम बात करें न्यूजीलैंड में बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी और आर्थिक विकास की कमी के कारण अब न्यूजीलैंड से वहाँ के नागरिक और प्रवासी पलायन करने लगे हैं। स्टैटिस्टिक्स न्यूजीलैंड द्वारा जारी किए गए डाटा से पता चला है कि जून 2024 तक 1,31,200 लोग न्यूजीलैंड छोड़ चुके हैं, जो किसी भी वार्षिक अवधि के लिए एक रिकॉर्ड संख्या है। डाटा से पता चलता है कि देश छोड़ने वालों में 80,174 नागरिक हैं, जो कि कोविड-19 महामारी से पहले पलायन करने वालों की संख्या से लगभग दोगुना है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पलायन करने वाले ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख कर रहे हैं। ऊंची ब्याज दरें भी बनी पलायन का कारण। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने 1999 में आधिकारिक नकद दर शुरू किए जाने के बाद से अब तक की सबसे आक्रामक नकद दरों में 521 आधार अंकों की वृद्धि की है। ब्याज दरें ऊंची बनी रहने के कारण भी लोगों ने देश छोड़ने का निर्णय लिया है। स्टेटस एनजेड के अनुसार मार्च 2024 की तिमाही में न्यूजीलैंड में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 31,000 बढ़ गई थी, जिससे बेरोजगारी दर 4.3% हो गई। बताया जा रहा है कि यह बेरोजगारी दर पिछली तिमाही के 4% से ऊपर है। ये मार्च 2023 की तिमाही के 3.4 से 0.9% अधिक है। युवा पेशेवरों और स्नातकों ने भी छोड़ा देश। स्टेटस एनजेड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रवास पर अंतिम डाटा भी जारी किया है। इसने दिखाया कि सितंबर 2023 तक के वर्ष में न्यूजीलैंड के 53% नागरिक ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। हाल के वर्षों में न्यूजीलैंड से युवा पेशेवरों और स्नातकों ने उच्च जीवन लागत और चल रही नौकरी की कमी के कारण देश छोड़ने की सूचना दी है। कई युवा न्यूजीलैंड वासियों के लिए स्कूल या उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद विदेश जाना एक संस्कार माना जाता है। स्टेटस एनजेड न्यूजीलैंड वासियों से इस बारे में विशिष्ट डाटा एकत्र नहीं करता है कि वे क्यों जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यह समग्र रुझानों को देख सकता है। ऑस्ट्रेलिया जाने की क्या है वजह? इन्फॉर्मेटिक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री ब्रैड ओल्सन ने अपने बयान में कहा कि ज़्यादातर न्यूजीलैंड वासी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जो बताता है कि बड़ी संख्या में लोग और परिवार अवसरों की तलाश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया नियोक्ता अक्सर उच्च वेतन और बेहतर कार्यस्थिति के प्रवासों के साथ न्यूजीलैंड के श्रमिकों की भर्ती करने का प्रयास करते हैं। ओल्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड के लोगों का देश छोड़ना सामान्य बात है, लेकिन अगर आवास का सामर्थ्य और नौकरी के मुद्दे जारी रहते हैं तो लोगों को वापस लौटने के लिए राजी करना कठिन होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।